कहानी की शुरुआत कूपर हावर्ड के मिलिट्री के दिनों से होती है, जब वो एक खराब पावर आर्मर के अंदर फंसा हुआ था और आसपास दुश्मनों की बहुत सारी सेना ने उसको और उसके साथी चार्ली को घेर रखा था। तब कूपर चार्ली की जान बचाने के लिए उसको वहाँ पर से जाने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो चार्ली ने मना कर दिया था, लेकिन कूपर उसे जैसे तैसे वहाँ पर से भगा देता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा समय के लिए वहाँ पर रहता तो कूपर के साथ साथ चार्ली की जान भी चली जाती। अब चार्ली के वहाँ पर से जाते ही कूपर के पास 3 दुश्मन सोल्जर पहुँच जाते हैं और सूट खराब होने के कारण कूपर उनसे लड़ भी नहीं पाता और जमीन पर गिर पड़ता है। उस दौरान वो तीनों सोल्जर उसके खराब सूट का मजाक बनाते हुए उसकी जान लेने ही वाले थे कि तभी अचानक उन्हें किसी के जोर से दहाड़ने की आवाज आती है। दरअसल वहाँ पर एक डेथ क्लॉ यानी कि ऐसा खतरनाक जीव पहुँच गया था जिसे सन 2050 के बाद रेप्टाइल्स और कई जानवरों को म्यूटेट करके बनाया गया है। पर उस समय पर म्यूटेशन के बाद बहुत सारे डेथ क्लॉज लैब से भागकर शेर चीते की तरह जंगल में रहने लग गए थे और ये डेथ क्लॉ उनमें से ही एक था। कि अभी वो डेथ क्लॉ वहाँ पर आते ही पल भर में उन तीनों सोल्जर का काम तमाम कर देता है, जिस दौरान कूपर को लग रहा था कि शायद अब वो खुद भी मारा जाएगा और उसे मरने से पहले जीब्रो एक्सप्लेन की सारी वीडियोस देख लेनी चाहिए थी। पर उसके ऐसा सोचते ही वो दरिंदा कूपर के चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है, पर कुछ पल के लिए उसको निहारने के बाद पता नहीं क्यों बिना उसको कुछ भी करे वहाँ पर से चला जाता है। तभी अचानक कूपर को रेडियो से खबर मिलती है कि जिस आइलैंड को वो लोग सिक्योर करने के लिए आए थे उस आइलैंड को सिक्योर कर लिया गया है, पर दुश्मन देशों के सोल्जर्स को जान से मारने का काम डेथ क्लॉज ने खुद करा था। अब वैसे ये इस कहानी के सेकंड सीजन का दूसरा और आखिरी पार्ट है, जिसके पहले पार्ट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उनका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी 219 साल बाद तक कूपर न्यूक्लियर वॉर की चपेट में आकर रेडिएशन के मारे कूल नाम का एक अजीब सा क्रीचर बन चुका है जो कभी भी नहीं मर सकता और फिलहाल के लिए वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, जिसके बारे में हैंक नाम के एक आदमी को ही पता था और इसीलिए कूपर उसी आदमी की बेटी लूसी के साथ हैंक के शहर में आया है, जहाँ पर आते ही उनका सामना एक डेथ क्लॉ से हो जाता है, जिसे देखकर उनका कुत्ता वहाँ पर से दुम दबाकर भाग जाता है और तभी वहाँ पर 2 डेथ क्लॉज और पहुँच जाते हैं, जिसका मतलब की अब वहाँ पर 3-3 जानलेवा डेथ क्लॉज थे। तब काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद कूपर को सामने मौजूद एक छोटी सी जगह दिखाई देती है जहाँ पर से उनका कुत्ता भागा था और अभी उस छोटी सी जगह के अलावा कहीं और से नहीं निकला जा सकता था। इसीलिए तब कूपर दूसरी तरफ रखे कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल के ऊपर गोली चलाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से डेथ क्लॉज का ध्यान भटक जाता है और कूपर और लूसी भागते हुए उस छोटी सी जगह से दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। अब इससे अगली सुबह तक वो लोग स्ट्रिप नाम की एक जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जो बचे हुए इंसानों के लिए एक सेफ जोन मानी जाती थी और उसी जगह के गेट्स के बाहर डेथ क्लॉज दिन भर मंडराते रहते थे। तब लूसी सवाल करती है कि अगर वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं, तो वो बैरिकेड को तोड़कर अंदर मौजूद सभी लोगों को खा क्यों नहीं जाते। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब कूपर के पास भी नहीं होता। दरअसल डेथ क्लॉज को इंसानों के इतना करीब पहले कभी भी नहीं देखा गया था और उनका ऐसे झुंड में घूमना तो और भी ज्यादा अजीब था। खैर अभी कूपर लूसी को बताता है कि शहर की किसी बिल्डिंग में न्यूक्लियर वॉर से पहले वोल्टेक कंपनी और रोबोकॉर्प कंपनी के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव के लिए स्पेशल क्रायोस्लीप पॉड्स बनवाए गए थे और उसकी बीवी और बेटी उनमें से ही एक में हो सकती है। पर अभी उस बिल्डिंग को ढूंढने से पहले उन लोगों को राशन का जुगाड़ करना था, जिसका जुगाड़ करने के लिए वो लोग उसी शहर में फ्री साइड नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ से जरूरत का सामान लिया जा सकता था। यहाँ पर लूसी की ड्रग एडिक्शन वाली दवाई भी मिलती थी, जिससे कोई भी इंसान एक बारी में सही हो जाता। इसीलिए फिलहाल कूपर लूसी को उस दवाई वाली दुकान पर भेजकर खुद एक बार में आ जाता है, जहाँ पर बारटेंडर उससे डेथ क्लॉज के बारे में बात करते हुए बताता है कि डेथ क्लॉज अचानक से शहर में आ गए थे और हर रात उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और सारे के सारे इस एरिया में कब्जा करने के लिए आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अब वैसे तो कूपर बड़ बोला था, मगर अभी उसका बात करने का जरा सा भी मन नहीं होता, इसीलिए वो दारू की पूरी बोतल ऑर्डर करने के बाद बारटेंडर को मुंह बंद रखने को कहता है। इधर वो फर्जी हरियाणवी डॉक्टर गाना गाते हुए खुद भी लॉस वेगस में पहुंच जाता है और एक वीरान जगह पर मौजूद रोबोट से बात करने लगता है। पर तभी हैंक उसके पीछे आकर अचानक से एक लोहे की रॉड से उसके सर पर जोरदार वार करता है, जिससे वो डॉक्टर बेहोश हो गया था। फिर इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर की आंख खुलने पर वो वोल्टेक कंपनी की एक लैब में होता है, जहाँ पर उसके हाथ लॉक थे और हैंक उसकी गर्दन के पीछे वो माइंड कंट्रोल करने वाला डिवाइस लगा चुका था। अब वैसे तो अब तक भी हैंक ने इस डिवाइस का जितनी बार भी इस्तेमाल करा था उतनी बार ये सब्जेक्ट का दिमाग फट चुका था, मगर इस बार कुछ अलग होता है। अभी हैंक के फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बावजूद भी डॉक्टर को कुछ भी नहीं होता और हैंक का एक्सपेरिमेंट कामयाब होने की वजह से धीरे धीरे वो डॉक्टर उसके कंट्रोल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्मन अब तक वार्ड नंबर 31 के लोगों के साथ अपने शहर में मौजूद वोल्टेक कंपनी की एक पुरानी बिल्डिंग में आ गया था, जो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और दर्जनों लाशें अभी भी अपनी अपनी कुर्सी पर पड़ी थी। तभी अचानक नॉर्मन की नजर एक दीवार पर मौजूद खून के ताजा निशानों के ऊपर पड़ती है, जिसके अगले ही पल उसे सामने मौजूद एक बंद कमरे से जोर जोर से गेट थपथपाने की आवाज आने लग गई थी और ये साफ इशारा था कि कोई बहुत ही खतरनाक जीव उस कमरे के अंदर बंद है। उन्हें देखने के बाद नॉर्मन वहाँ पर से जैसे तैसे सबको निकलने के लिए मना लेता है, लेकिन उन लोगों के वहाँ पर से निकलने से पहले ही तो बूढ़ी महिलाएं ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक हथियारों के साथ उनके पीछे आकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेती हैं। और उनमें से एक बूढ़ी औरत वही थी जिसने फर्स्ट सीजन में लूसी को कोल्ड फ्यूजन बनाने वाले साइंटिस्ट के साथ ली मोल्डावेयर के पास जाने को कहा था। अभी ये देखकर कि वो लोग भी वॉल्ट से आए हैं, वो बूढ़ी औरत उन्हें वापस से वॉल्ट में जाने को कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। तब नॉर्मन को उससे बात करके पता चलता है कि उस बंद कमरे में असल में बड़े बड़े कॉकरोचेस हैं जो इंसानों को भी जान से मार सकते हैं। ये सुनने के बाद नॉर्मन और बाकी सब थोड़ा सा डर जाते हैं और तभी अचानक बूढ़ी उन्हें लूसी के बारे में बताती है कि एक लड़की भी मेरे पास वॉल्ट से कुछ समय पहले अपने पिता को ढूंढते हुए आई थी, जिसको भी मैंने वॉल्ट में जाने को कहा था, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी और शायद अब तक वो मारी गई होगी। ये सुनने के बाद नॉर्मन दंग रह जाता है, मगर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। इस पर वो बूढ़ी औरत नॉर्मन से ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी साथी के साथ वहाँ पर से चली जाती है और नॉर्मन उसी बिल्डिंग में बाकी सारे लोगों के साथ थोड़ी देर आराम करने का फैसला करता है। इधर प्री साइड में लूसी सन्नी नाम के एक बंदे की दुकान के बाहर पहुंचती है, जहां लगे बोर्ड को देखकर उसे पता चलता है कि नशा छोड़ने वाली दवाई की कीमत उसके पास मौजूद पैसों से कहीं ज्यादा है। पर जैसा कि लूसी को उस दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए चुपके से वो बिना किसी की नजर में उस दुकान के अंदर चली जाती है और दुकानदार के आने से पहले दवाई की एक कैप्सूल उठा लेती है। इसके बाद वो वहाँ पर से निकलने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी नजर एक शेल्फ पर रखी पावर वेस्ट के ऊपर पड़ती है, जिसे पहनकर किसी को भी बहुत जोरदार मुक्का मारा जा सकता था। हालांकि वो तो कैप्सूल से भी 10 गुना ज्यादा महंगी थी, लेकिन लूसी फिलहाल उसे भी एक बैग में रखकर वहाँ से निकलने लग जाती है। तभी अचानक वहाँ पर दुकानदार आ जाता है जो लूसी को देखते ही उसे शूट करने वाला था, मगर उससे पहले ही लूसी उसको शूट करके खत्म कर देती है और उसके बाद बाहर आकर जैसे ही वो नशे छोड़ने वाली दवाई को लेती है, वैसे ही उसको काफी ज्यादा उल्टी होने के बाद उसका शरीर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। इधर पास में कूपर दारू खत्म करने के बाद एक होटल में सोने के लिए आ गया था, जहां वो लगातार अपने परिवार के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर लूसी भी पहुंच जाती है, जिस दौरान आज पहली बार कूपर उससे उदास होकर बात करने लग गया था। तब लूसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी अचानक वहां पर हरियाणवी डॉक्टर पहुंचकर कहता है, मन्ने तारे बापू ने भेजा से और चावे से कि कूपर तने उसके पास छोड़ दे, बदले में वो कूपर को उसके परिवार तक पहुंचा देगा। पर जो कूपर ने अकड़ दिखाई ना, तो हैंक के परिवार के कैरो स्लीप पॉट टाइम से पहले खोल देगा, जो प्रोसेस सुनते ना झेली जाएगी और उसकी बीवी और छोरी दोनों खत्म हो जाएगी। ये सुनकर लूसी हैंक के पास वापस जाने से मना करती है, मगर कूपर उसे बेहोशी वाला डांट मारते हुए कहता है, माफ करना लूसी, फैमिली होती है कुत्ते चीज। तब लूसी पूरी तरह बेहोश होने से पहले कूपर को पावर फिस्ट पहनकर एक जोरदार मुक्का मार के खिड़की से नीचे एक नोकीले खंबे पर गिरा देती है, जो खंबा कूपर के पेट के आर पार हो गया था, पर कूपर अभी भी जिंदा था। इसके कुछ सेकंड बाद जब लूसी बेहोश हो जाती है, तो हैंक खुद कमरे में दाखिल होता है, जो लूसी के पास जाकर तुरंत ही उसे संभालने की कोशिश करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ वोल्टेक कंपनी की पुरानी बिल्डिंग में नॉर्मन और बाकी लोग कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां पर जाते ही क्रायो स्लीप से जगे कुछ लोग अभी कम्युनिकेशन सिस्टम को सही करने की कोशिश करने लग गए थे। पर उसी दौरान क्लोडिया वापस से ये सोचकर टूट जाती है कि उसका परिवार और उसकी प्यारी कैट अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब नॉर्मन उसकी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर उसको दिलासा देता है और फिर उससे बाकी वॉल्ट्स के बारे में पूछता है। तब क्लोडिया उसको बताती है कि जब दुनिया नॉर्मल थी तो ऑफिस के टाइम पर कूपर की बीवी वेब उन सब की इंचार्ज थी और उसका ऑफिस इसी बिल्डिंग के कॉरिडोर में आखिरी सिरे पर है। अब जैसा कि नॉर्मन को कूपर की बीवी वेब के कंप्यूटर से दुनिया भर में हो रही चीजों की डिटेल मिल सकती थी, इसीलिए नॉर्मन बिना वक्त गवाए कंप्यूटर को ऑन करता है, जिस दौरान फाइल्स को स्क्रॉल करते हुए उसे एक फोल्डर में पोस्ट एवोल्यूशनरी वायरस का जिक्र मिलता है। पर इससे पहले कि वो उस वायरस के बारे में और ज्यादा जान पाता, उससे पहले ही रॉनी वहाँ पर पहुंचकर कंप्यूटर को बंद करते हुए उसे मारने लग जाता है। दरअसल नॉर्मन की हरकतों की वजह से रॉनी को ये बात पता चल गई थी कि नॉर्मन उनका कोई चीफ वगैरह नहीं है और उसने सबको झूठ बोलकर समय से पहले ही जगा दिया है। अभी जैसा कि नॉर्मन के पास रॉनी से लड़ने की ताकत नहीं थी, तो रॉनी एक वायर को उसकी गर्दन पर लपेटकर इतना जोर से दबाता है कि नॉर्मन बेहोश हो जाता है। वहीं दूर मैक्स और टेडियस ब्रदरहुड ऑफ आर्मी के बर्बाद होने के बाद रेगिस्तान में भाग रहे थे, जहां रास्ते में मैक्स का सूट खराब हो जाने की वजह से वो सूट को रेगिस्तान में ही छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि वैसे भी उन सूट्स के अंदर ट्रैकर होते थे और मैक्स जानता था कि फिलिक्स और ब्रदरहुड ऑफ आर्मी के कई लोग अभी भी उस खतरनाक हमले में जिंदा बच गए होंगे। उसी वक्त मैक्स अपने पास मौजूद कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को निकाल कर देखने लगता है, जो पिछले पार्ट में वो ब्रदरहुड ऑफ आर्मी के नए बेस से लेकर भाग चुका था, और अभी उसे पहली बार देखते ही टेडियस कहता है कि शायद उन्हें इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि ये चीज न्यूक्लियर वॉर होने से भी पहले की बनाई हुई लग रही थी। ये सुनकर मैक्स कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, मैं इसको नहीं बेचूंगा, बल्कि इसे उस इकलौती नेक दिल इंसान को दूंगा जो इसका सही इस्तेमाल करेगी। दरअसल यहाँ पर मैक्स लूसी की बात कर रहा था और वो इस बात को समझ चुका था कि लूसी अभी भी जिंदा है। अब वैसे टेडियस इस मामले में सही था कि उस कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को 219 साल पहले ही बना लिया गया था और उस समय पर वो डिवाइस किसी भी हालत में रॉबर्ट हाउस भी हासिल करना चाहता था, मगर क्यों, इसके बारे में आपको जल्दी ही जानने को मिलेगा। अब वैसे उस समय पर न्यूक्लियर वॉर से पूरी दुनिया को उड़ाने का प्लान बनाते समय वेब जब अपनी कंपनी के कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रही थी, तो उन्हें एक सिमुलेशन से लॉस एंजलिस के बिल्कुल बीच में एक 5 मेगा टन का बॉम्ब गिराते हुए दिखाया जाता है, जिसको देखकर वेब समझ जाती है कि उन्हें अपना असली मकसद पूरा करने के लिए एक बम की नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे बम की जरूरत पड़ेगी। पर अभी किसी को ये बात नहीं पता थी कि वो इतने सारे बम लाएंगे कहाँ से। अब उस दौरान वेब दुनिया के खात्मे से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल की कमान अपने हाथों में ले लेती है। बॉम्ब्स लेके आना, बॉम्ब्स गिरने की सही जगह तय करना और वॉल्ट में पहुंचने पर एग्जीक्यूटिव्स के लिए खाने पीने और
सुविधाओं का इंतजाम करना, इन सारी चीजों का इंतजाम अब वेब को ही करना था। इसके कुछ समय बाद ही उसके पास रॉबर्ट हाउस का डमी आता है, जिसको दुनिया असली रॉबर्ट हाउस समझती थी। वो वेब को एक ब्रीफ केस में रॉबर्ट हाउस का बनाया हुआ वही माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस दिखाता है, जिसको रॉबर्ट हाउस ने बहुत पहले ही बना लिया था और उसकी मदद से वेब लोगों को कंट्रोल करके दर्जनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनवा सकती थी। रॉबर्ट हाउस का डमी तब वेब को वो डिवाइस देने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बदले में रॉबर्ट हाउस उससे कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी की मांग करता है, जो फिलहाल के लिए वोल्टेक कंपनी के पास था। उस दौरान वेब उससे ये जानने की कोशिश करती है कि उस डिवाइस का क्या करेगा, लेकिन रॉबर्ट हाउस का डमी बस इतना कहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के गिरने के बाद वेब को उसके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब वैसे फिलहाल के लिए वेब इस पर कोई भी जवाब न देकर रॉबर्ट हाउस के डमी को वहाँ पर से भेज देती है और उसके बाद कूपर और जेनी की फोटो देखने लग जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में कूपर अभी भी उस लोहे के पाइप से आजाद होने की नाकाम कोशिश करता रहता है, जिस दौरान उसके आसपास से गुजरने वाले लोग भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे। और जैसा कि कूपर ने काफी समय से अपने आप को कंट्रोल में रखने वाले ड्रग का भी इस्तेमाल नहीं करा था, इसीलिए धीरे धीरे वो आदमखोरों की तरह पागल हो रहा था। तभी वो कुत्ते से उस दवाई को उठाकर उसे देने को कहता है, मगर कुत्ता तो दवाई उठाने की जगह कूपर की हेड को उठाकर वहाँ पर से निकल जाता है। अब कूपर को वहीं पर पड़े पड़े रात हो जाती है, जिस दौरान धीरे धीरे उसका दिमाग उसका साथ छोड़ रहा था और तब अपने आप को काबू में रखने के लिए वो अपनी पुरानी जिंदगी की किसी ऐसी याद को टटोलने की कोशिश करता है जो उसे इस मुसीबत से निकलने में हिम्मत दे। इस वक्त उसकी बेटी की यादों से ज्यादा बेहतर याद कोई और नहीं हो सकती थी, लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता है वहाँ से उसके बच निकलने की उम्मीद धुंधली होने लग जाती है। तभी अंधेरे से एक साया निकल कर बाहर आता है, जिसके भारी कदमों की आवाज जमीन में गूंज रही थी और अभी वो कूपर के पास आके एक ही झटके में उस लोहे के खंबे को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और कूपर को जंगल के रास्ते घसीटते हुए शहर के किनारे बने एक पुराने चर्च तक लेकर आ जाता है। इधर लूसी की आंख उस स्पेशल बिल्डिंग में खुलती है जहां उसके पिता ने उसके लिए खूबसूरत ड्रेस और उसका पसंदीदा खाना छोड़ा था, पर लूसी उस पर ध्यान न देकर हैंक को ढूंढने में लग जाती है, जिस दौरान कॉरिडोर में उसे गार्ड्स पहरा देते हुए दिखाई देते हैं, जिनके चलने फिरने का ढंग बिल्कुल रोबोट जैसा था। खैर अभी लूसी दीवार से एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करती है, लेकिन जैसे ही गार्ड्स की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो बस मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और उसे हैंक के पास जाने का रास्ता बताते हैं। तब लूसी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं, पर तभी अचानक उसकी नजर उन लोगों की गर्दन के पीछे लगी उस माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया था और साथ ही उसकी रूह भी काम गई थी, क्योंकि अब ये लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी मशीन की तरह कंट्रोल किए जा रहे थे। अब आगे बढ़ने पर उसे ऑफिस वाली जगह पर और भी काफी सारे लोग मिलते हैं जो उन्हीं गार्ड्स की तरह बहुत ज्यादा पोलाइट थे और अभी वो सब मिलकर पूरी लगन के साथ वैसे ही हजारों चिप बना रहे थे जैसे उनकी अपनी गर्दन पर लगी हुई थी। इस खौफनाक नजारे ने लूसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था और तब वो एक कमरे में जाती है जहाँ आखिरकार उसे हैंक मिल ही जाता है। अभी जब लूसी उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों करा, मतलब कि पहले दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बर्बाद करना और उसके बाद चेडी चैंड को भी दुनिया के नक्शे से मिटा देना, इस पर हैंक बताता है कि इंसान फितरत से ही खुद को तबाह करने के लिए बना है, चाहे देश हो, धर्म हो या धरती का कोई भी कोना, इंसान ही वो वाहियात प्रजाति है जो मामूली से मामूली बातों पर अपनों का भी कत्ल करती आई है। उस समय पर भी जगह जगह पर लड़ाई चल रही थी और हर तरफ बस लोग बेफालतू में मर रहे थे और ऐसा करना जरूरी था ताकि बचे कुछ लोगों के साथ दुनिया की नई शुरुआत करी जा सके। इसके बाद हैंक लूसी को उस माइंड कंट्रोल डिवाइस के बारे में बताने वाला था, पर इससे पहले ही लूसी गुस्से में एक कैंची को उसकी गर्दन पर टिका देती है, क्योंकि वो हैंक को वॉल्ट 33 में ले जाकर शेडी सैंड्स को बर्बाद करने के लिए सजा दिलवाना चाहती थी। ये सुनकर हैंक शांति से अपने सामने वाले ड्रॉर को खोलता है और वहाँ पर रखी एक हथकड़ी बाहर निकालकर खुद को लगा लेता है, क्योंकि वो चुपचाप लूसी के साथ वॉल्ट नंबर 33 में चलने के लिए तैयार था। तब लूसी को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन हैंक का बस इतना कहना था कि उसने जो भी किया वो सिर्फ बेहतर दुनिया बनाने और खासकर लूसी के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करने के लिए था। दूसरी तरफ वॉल्ट नंबर 32 में इस समय वुडी यानी कि वो बंदा गायब हो चुका था जिसने पिछले पार्ट में स्टेफनी को बैटी से पानी के बदले में हैंक का पुराना बॉक्स मांगते हुए सुन लिया था। अब वैसे वॉल्ट नंबर 32 में ही चैड को इस समय तक स्टेफनी के बारे में ये बात भी पता चल चुकी थी कि वो खुद भी 200 सालों से जिंदा है, मगर अभी तक चैड ने इस बारे में किसी को बताया नहीं होता। और तभी अचानक वॉल्ट के लोग उसके पास आकर उसको कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, जिसका कारण पहले तो चैड को समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो लोगों के कहने पर नोटिस बोर्ड के पास जाता है तो वहाँ पर लगे एक पोस्टर को देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस पोस्टर के हिसाब से अगले दिन 3 बजे उसकी स्टेफनी के साथ शादी होने वाली थी। फिर वहीं वो क्रीचर जिसने कूपर को बचाया था वो उसके हाथ पर बांधकर उसे एक लटके हुए बेड पर लेटा देता है, जिस दौरान कूपर के पेट में पाइप की वजह से हुआ छेद साफ चमक रहा था। तभी वो अनजान शख्स यूरेनियम का एक टुकड़ा सीधा उसके जख्म के बीच में रख देता है, क्योंकि इससे कूपर के ठीक होने की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यही बताते हुए वो बंदा ये भी कहता है कि एक भयानक जंग सर पर है, इसीलिए उन्हें कूपर जिंदा और उनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार चाहिए। मगर ये जंग किससे होने वाली थी? दरअसल वो जीव एक म्यूटेंट था जो कूपर को याद दिलाता है कि अभी कुछ सालों पहले तक किस तरह से लोग कूपर और उसके जैसे म्यूटेंट का शिकार करा करते थे और शायद आगे भी ऐसा कुछ होने वाला था। हालांकि कूपर को फिलहाल इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो म्यूटेंट का साथ देने से मना करता है, जिससे गुस्से में आकर वो म्यूटेंट कूपर के सर पर एक बहुत ही जोरदार वार करके उसे दोबारा बेहोश कर देता है, जिसके बाद कूपर को होश आने पर वो फिर से फ्री साइड की गलियों में पड़ा हुआ था।
वहीं तक मैक्स और टेडियस रात में लॉस वेगस के पास ही रुककर इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या दुनिया में सच में अच्छे लोग अभी भी हैं। तभी अचानक वहाँ पर कूपर का कुत्ता उसकी हैट लेकर पहुँच जाता है, जिससे मैक्स पहचान कर तुरंत ही कुत्ते के साथ साथ चलते हुए एक वेयर हाउस के पास पहुँच जाता है जिसमें कूपर पड़ा था। इधर लूसी हैंक को वॉल्ट में लेकर जाने के लिए बिल्डिंग के बाहर लेकर जा रही होती है कि तभी वर्कशॉप एरिया की तरफ से गुजरते हुए हैंक रुकता है और लूसी से दरख्वास्त करता है कि वो उसे अपने वर्कर से एक पल बात करने दे। तब लूसी इस पर मान जाती है और तब हैंक लूसी को मेजोरी नाम की एक औरत की तरफ खींचता है जो पहले के टाइम पर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर हुआ करती थी, मगर उस डिवाइस की उसकी गर्दन में लगाने के बाद वो सभी लोगों से तमीज से पेश आती है। वहाँ मौजूद सभी लोग इसी तरह के थे जो एकदम क्रिमिनल माइंडेड थे, पर उस माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस की वजह से उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। हैंक के लिए ये बदलाव इस बात का सबूत था कि उसका विजन काम कर रहा है और अब वो समाज के खतरनाक लोगों को कंट्रोल्ड और जिम्मेदार नागरिकों में बदल सकता है। इस बात को साबित करने के लिए हैंक वहाँ पर 2 लोगों को बुलवाता है जिनके कंट्रोल को भी ऑफ करा गया था और उनमें से एक सीजर लीजन का आदमी था और दूसरा रॉड्री का वो बुढ़ाऊ साथी जिसने लास्ट पार्ट में रॉड्री के साथ लूसी की जान बचाई थी। अभी सीजर लीजन का आदमी और वो बुढ़ाऊ एक दूसरे से लड़ने को तैयार होते हैं, जिन्हें कुर्सी से फ्री करते ही वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे जब लूसी भी रोकने की कोशिश करती है तो लीजन का आदमी लूसी को भी उठाकर साइड में फेंक देता है। तभी अफरा तफरी को रोकने के लिए लूसी को खुद ही जाकर उन लोगों के माइंड कंट्रोल डिवाइस को ऑन करना पड़ता है, जिससे अचानक से वो दोनों शांत होकर ऐसे बात करने लग गए थे जैसे कि न जाने कितने सालों से दोस्त हों। इस हैरत अंगेज तब्दीली को देखकर लूसी के पास हार मानते हुए कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था कि हैंक की बातों में कुछ हद तक सच्चाई है और कुछ लोग हिंसा और गुस्से के अंदर इतना ज्यादा खो चुके हैं कि शायद ये तरीका ही उनके लिए असली सेकंड चांस हो सकता है। खैर फिलहाल के लिए लूसी हैंक से पूछती है कि आखिरकार ये चिप उनके दिमाग के साथ क्या करती है। इस पर हैंक उसको समझाता है कि ये चिप उनके दिमाग को ऑर्गेनाइज करने और पुरानी खौफनाक यादों को मिटाने के लिए प्रोग्राम की गई है और ये सब एक मेमोरी बैंक से होता है जो नीचे मौजूद सेंट्रल सिस्टम में सेव है और ये सिस्टम सबको एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाता है जो काफी सुंदर है और वहाँ पर हर इंसान की असली कदर होती है। ये बताने के बाद हैंक लूसी को अपने साथ गोल्फ कार्ट में बिठाकर बेसमेंट की तरफ एक लंबे सफर पर निकल पड़ता है, जिस दौरान उसने गोल्फ कार्ट का स्टीयरिंग व्हील लूसी के हाथों में दे रखा था और लूसी को ऐसी गाड़ी पहली बार चलाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर अभी कॉम्प्लेक्स के बीच में पहुंचकर लूसी देखती है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पर उन्हें देखने के बाद भी लूसी अपने पिता से थोड़ा सा पानी और पोटेशियम मांगती है क्योंकि असल में वो छुपकर एक बॉम्ब बनाने की प्लानिंग कर रही थी ताकि बाद में मेन कंप्यूटर को उड़ाया जा सके और उसके पिता अब ऐसी और चिप ना बना पाए। हैंक को ये बात समझ जाने पर वो लूसी को समझाने की कोशिश करता है कि बाहर लीजन के आदमी अभी भी मौजूद हैं और इस शहर में आते ही वो लोग मासूम लोगों का कत्ल करना शुरू कर देंगे, पर अगर हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उन्हें जान से मारे बिना भी शांत कर सकते हैं। अब ये बात सच्चाई तो थी, मगर ऐसा करने के लिए लूसी को अपने हर एक उसूल को छोड़ना होगा और अपने पिता का साथ देना पड़ेगा। अब जहां वो इस नामुमकिन फैसले के बारे में सोच रही होती है, वहीं सुबह के समय में मैक्स टेडियस और कूपर के साथ लॉस वेगस की दूसरी तरफ बढ़ रहा होता है, जिस दौरान मैक्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर उन्हें लूसी के पास जाना है तो वो शहर से दूर दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। इस पर कूपर बताता है कि लूसी फिलहाल के लिए एक ऐसी बिल्डिंग में है जहाँ पर घुसना नामुमकिन है और वहाँ तक जाने से पहले उन्हें फ्री डे की दीवारों की दूसरी ओर मौजूद उन डेथ क्लॉज का सामना करना पड़ेगा जो तादाद में काफी ज्यादा है और उनसे लड़ाई करने के लिए उन्हें काफी सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी और फिलहाल कूपर उनके लिए हथियारों का जुगाड़ करने जा रहा था। फिर तभी अचानक कूपर की नजर मैक्स के हाथ में मौजूद उस कोल्ड फ्यूजन डिवाइस के ऊपर पड़ती है और अपनी गन निकालकर पूछता है कि डिवाइस उसे कहां से मिला। इस दौरान मैक्स अपनी जगह पर डटा रहता है और कहता है कि मुझे कहां से मिला ये तुम्हारे से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और ये एक तोहफा है जो मैं सिर्फ लूसी को देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कूपर अपनी बंदूक वापस रख लेता है और थोड़ी देर बाद वो लोग हथियारों के एक विशालकाय भंडार पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक के लोगों के बहुत सारे आधुनिक हथियार रखे हुए थे। ये गियर उनके मिशन में बेहद काम आने वाले थे क्योंकि सब इस बात को जानते थे कि डेथ क्लॉज को उनकी गजब की ताकत और रफ्तार की वजह से मारना लगभग नामुमकिन होता है। खैर वेयर हाउस में हथियारों के उस पहाड़ के बीच में उन्हें एक पावर आर्मर भी मिल जाता है जिसे थोड़े से टेक्निकल बदलावों के बाद जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार किया जा सकता था, इसीलिए तब उसे देखकर मैक्स काफी ज्यादा खुश होता है। तभी कूपर मैक्स को कहता है कि उसे इन हथियारों के बदले में वो कोल्ड फ्यूजन डिवाइस चाहिए क्योंकि बेशक से मैक्स उस डिवाइस को लूसी जैसी अच्छी इंसान को देना चाहता है, मगर लूसी की जान बचाने के लिए पहले उसे वो डिवाइस एक बहुत ही बुरे इंसान को देना पड़ेगा, वरना लूसी को किसी भी हालत में नहीं बचाया जा सकता। ये सुनकर मैक्स को कुछ समझ तो नहीं आता, लेकिन अब उसे कूपर के ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो कूपर को चुपचाप वो कोल्ड फ्यूजन डिवाइस दे देता है। वहीं नॉर्मन को वॉल्ट नंबर 31 के सर्वाइवर्स ने बांध कर रखा हुआ था और वो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की प्लानिंग बना रहे थे। तभी नॉर्मन को होश आ जाता है, जो देखते ही वो लोग बिना देरी किए उसके सर पर बेहिसाब वार करते हैं, जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। इधर वॉल्ट नंबर 32 में चैड अपनी शादी के बारे में सुनकर परेशान होते हुए स्टेफनी के पास जाता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि उसने शादी के बारे में चैड से बात क्यों नहीं करी। इस पर स्टेफनी कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे चैड थोड़ा सा डरते हुए बर्तन धोने के लिए चला जाता है, पर वहाँ सिंक जाम होने के कारण सिंक में पानी भरा हुआ था। तब बिना ज्यादा सोचे चैड ब्लॉकेज को साफ करने के लिए अपना हाथ अंदर डालता है, पर उस दौरान जो चीज बाहर निकलती है वो देखकर तो चैड के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो चीज बूढ़ी का टूटा हुआ चश्मा थी, जिसे देखने के बाद चैड पूरी तरह से डर गया था और उसे ये बात पता चल चुकी थी
कि स्टेफनी ने उसके दोस्त के साथ कुछ तो बहुत ही बुरा करा है। तब वो डरते हुए स्टेफनी से वुडी के बारे में पूछता भी है, जिस पर स्टेफनी कहती है कि वुडी को बस सामान के बदले में वॉल्ट नंबर 31 में भेज दिया गया है। वहीं वॉल्ट नंबर 33 में जैसा कि बेटी ने पानी के बदले में स्टेफनी को हैंक का वो पुराना बॉक्स देने का वादा करा था, तो थोड़ी ही देर में स्टेफनी को वो बॉक्स दे आती है, जिसे देखने के बाद स्टेफनी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इधर उस नए आर्मर को पहनकर जब मैक्स फ्री साइड में दाखिल होता है तो लोग उसको राजा समझकर उसके सामने सर झुकाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मैक्स की वजह से उन्हें डेथ क्लॉज से छुटकारा मिल जाएगा। तब टीडियस, जिसे राइफल से स्नाइपर कवर देना था, उसके गोल बनने की वजह से ना जाने क्यों पर उसका एक हाथ अपने आप टूट जाता है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बिना उंगलियों या फिर हाथ से वो एक लॉन्ग रेंज राइफल से निशाना नहीं लगा सकता था। उसकी इस हालत की वजह से टीडियस को मिशन से बाहर निकालना पड़ता है और अब सब कुछ कूपर और मैक्स के ऊपर था। मैक्स को दीवार के पास जाके डेथ क्लॉज से तब तक लड़ाई करनी थी जब तक कूपर वॉल्टेक की बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं हो जाता। वहीं अब तक लूसी ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला कर लिया था कि वो अपने पिता का साथ देने और उनके विजन को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी वजह से उसी शाम वो अपने पिता के दिए हुए नए कपड़े पहनती है और डाइनिंग रूम में जाकर खाना खाने लग जाती है। पर उसी दौरान लूसी का सामना वापस से उसी बुढ़ाऊ से होता है जिसने पिछली बार उसकी जान बचाई थी, पर उस चिप की वजह से उस बुढ़ाऊ को आज सुबह से पहले की कोई घटना याद ही नहीं होती। ये देखकर लूसी एक बार वापस से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और अभी जैसे ही हैंक का थोड़ा सा ध्यान भटकता है वैसे ही लूसी पूर्ति में हैंक के पास जाकर उसको हथकड़ी लगाकर ओवन से बांध देती है और उसका हाथ में पहनने वाला डिवाइस यानी कि पिप बॉय डिवाइस छीनकर वहां पर से बाहर आ जाती है। अब लूसी का प्लान मेन कंप्यूटर को शट डाउन करना था ताकि सब लोग फ्री होकर वहां पर से जा सकें। वहीं वॉल्टेक की पुरानी बिल्डिंग में जब सब लोग नॉर्मन को सजा देने का प्लान बना रहे थे, उसी बीच नॉर्मन के दोबारा उठने पर क्लोडिया उसके पास आकर उसे वहां पर से भागने के लिए कहती है, लेकिन वहां से भागने से पहले नॉर्मन एक बार कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके अपनी बहन और अपने पिता के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है जिसमें वो बताता है कि मैं सरफेस पर हूँ और मुझे तुरंत ही मदद चाहिए। मगर फिलहाल के लिए लूसी या फिर हैंक में से कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता, क्योंकि हैंक तो ओवन से बंधा हुआ था और लूसी उस गोल्फ कार्ट को पूरी रफ्तार में बिल्डिंग के गलियारों में भगाती हुई मेन कंप्यूटर की तरफ बढ़ रही थी। वहीं नॉर्मन को रेडियो पर कोई जवाब न आने के कारण वो रेडियो पर बता देता है कि मैं हैंक का बेटा हूँ, लेकिन अभी भी उसके पास कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी अचानक रॉनी उस कमरे में आकर वापस से नॉर्मन को खुला हुआ देख लेता है, जिस दौरान वो क्लॉडिया और नॉर्मन दोनों को ही मारने की कोशिश करने लग गया था। जिस अफरा तफरी के बीच में ही धोखे से उन लोगों से लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, जिससे दर्जनों कॉकरोच वहाँ से निकलकर सबके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले के दौरान कई लोग तो मौके पर ही मारे जाते हैं। तब शुरुआत में तो नॉर्मन एक कुर्सी के पीछे छुपकर कॉकरोच के वहाँ पर आने पर कुर्सी से उसे धकेलने की कोशिश करता है। बाद में जब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए कमरे में चले जाते हैं तो नॉर्मन भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर जैसा कि रॉनी और बाकी ग्रुप के हिसाब से नॉर्मन ने उन लोगों को धोखा दिया था, इसीलिए कोई भी नॉर्मन को कमरे में आने नहीं देता और रॉनी उसे धक्का देकर बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। पर आज शायद नॉर्मन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि फिलहाल वो तो एक टेबल के नीचे छुपकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन इसी बीच वो सारे के सारे कॉकरोच उसी कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। और अफसोस की बात ये थी कि क्लॉडिया भी उनका शिकार बन चुकी थी। दूसरी तरफ वॉल्ट नंबर 32 में जब स्टेफनी और चैट की शादी हो रही थी तो स्टेफनी तो फादर के पूछने पर शादी के लिए हाँ बोलती है, मगर चैट बहुत ज्यादा सोचने के बाद अचानक से मना करते हुए सबको बता देता है कि असल में वुडी को वॉल्ट नंबर 31 में नहीं भेजा गया था, बल्कि स्टेफनी ने उसे जान से मार दिया है और वो कोई अमेरिकन नहीं बल्कि कैनेडियन है, जो गूल होने की वजह से खुद भी 200 सालों से जिंदा है। ये प्रूव करने के लिए चैट सबको स्टेफनी की कैनेडियन आईडी भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग स्टेफनी के ऊपर भड़क जाते हैं और अभी स्टेफनी के पास अपनी जान बचाने के लिए अपने ऑफिस में जाकर खुद को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उस दौरान स्टेफनी का दिमाग टूटने लगा था, क्योंकि दरअसल 219 साल पहले तक अमेरिका ने कनाडा के ऊपर कब्जा कर लिया था और वो कनाडा के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। उस दौरान स्टेफनी किसी तरह से अपनी माँ के साथ एक कैंप से भागने में कामयाब हो गई थी और जंगल के रास्ते से होते हुए अमेरिका की तरफ आ रही थी, पर उस समय पर उनके पीछे बहुत सारे सोल्जर लगे हुए थे। फिर उस समय पर उन लोगों के आगे बढ़ते हुए अचानक से एक आर्मर पहना सोल्जर उनका रास्ता रोक लेता है और उन लोगों को धमकाते हुए कहता है कि अगर वो लोग तुरंत कैंप में वापस नहीं लौटे तो उन्हें वहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। पर फिलहाल के लिए स्टेफनी या फिर उसकी माँ कोई हरकत कर पाते कि तभी वहाँ पर अचानक एक अनजान शख्स आ जाता है और उस सोल्जर को खत्म करने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है। उस जोरदार धमाके में सोल्जर और वो आदमी तो खत्म हो गए थे और एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट की वजह से स्टेफनी और उसकी माँ जमीन पर गिर चुके थे। उसी वजह से फिलहाल स्टेफनी की माँ बहुत ज्यादा जख्मी हो गई होती है, जिसे देखकर स्टेफनी को समझ आ गया था कि अब उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। तब स्टेफनी की माँ स्टेफनी से कसम लेती है कि स्टेफनी को किसी भी हालत में जिंदा रहना है और उसे अपनी जान बचाने के लिए जो करना पड़े उसे वो करना है। ये बात सुनने के बाद स्टेफनी रोते हुए इस पर हाँ बोलती है और अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को वहीं पर छोड़कर वहाँ पर से अमेरिका के बॉर्डर तक पहुँच जाती है, जहाँ के चेक पॉइंट पर मौजूद एक सोल्जर जब उससे पासपोर्ट मांगता है तो स्टेफनी के पास कोई दस्तावेज न होने की वजह से वो सोल्जर को जान से मारकर ऐसे ही आगे बढ़ने लग जाती है।
दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में मैक्स कूपर के साथ फ्री साइड के दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ जाते ही उन्हें एक भयानक नजारा दिखाई देता है कि एक विशाल डेथक्लॉ सड़क के बीच में अपनी ही प्रजाति के एक जीव के मांस को नोच रहा था और अभी वो दरिंदा उनकी मौजूदगी को महसूस करते ही अपने खाने को छोड़कर उनकी तरफ आने लगता है। तो मैक्स कूपर से तो आगे बढ़ते रहने को कहता है, उस मॉन्स्टर से पूरे दम के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। उस दौरान डेथक्लॉ भी अपने तेज धार वाले सींगों से मैक्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, मगर मैक्स तो बहुत फुर्ती से उस वार से बचकर उल्टा डेथक्लॉ को ही घायल कर देता है। उस दौरान तो मैक्स ने बड़े आराम से डेथक्लॉ को रोक दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो आगे भी ऐसा कर लेगा, पर तभी अचानक मैक्स की ब्लेड एक पुरानी टूटी फूटी गाड़ी के लोहे में बुरी तरह से फंस जाती है, जिससे वो कूपर की मदद नहीं कर पाता और डेथक्लॉ अभी मैक्स को छोड़कर कूपर को जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। तब कूपर अपनी जान बचाने के लिए अपनी ताकतवर रेल गन निकाल कर चलाना शुरू कर देता है, जिसकी गोलियों ने डेथक्लॉ को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, पर वो ज्यादा देर तक उसको रोक कर नहीं रख सकता था। तब किस्मत से जैसे तैसे मैक्स ने खुद को आजाद किया और एक ही झटके में उस डेथक्लॉ का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके तुरंत बाद कूपर भी जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। अब ये सब होने के बाद मैक्स बाकी सारे डेथक्लॉ से भी लड़ाई करना शुरू कर देता है, जिस दौरान शुरुआत में तो मैक्स को लड़ाई करने में मजा आ रहा था, पर इसी लड़ाई के बीच में एक डेथक्लॉ मैक्स को ऐसी जोरदार टक्कर मारता है कि वो सिक्योरिटी गेट को तोड़ते हुए फ्री साइड की गलियों में जाकर गिरता है, जहाँ खड़ी भीड़ ये नजारा देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है और अब मैक्स को एहसास होता है कि अब उसके साथ साथ फ्री साइड में मौजूद हर एक इंसान की जान खतरे में है। दूसरी तरफ कूपर बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और सीधा रॉबर्ट हाउस के ऑफिस की तरफ बढ़ता है और ये बिल्कुल वही जगह थी जहां वो न्यूक्लियर वॉर के पहले रॉबर्ट हाउस से पहली बार मिला था। खैर वहां पर आने के बाद कूपर एक छुपे हुए बटन को दबाता है, जिससे दीवार के पीछे मौजूद एक सीक्रेट ऑफिस का दरवाजा खुल गया था और उसके अंदर एक हाईटेक पावर स्टेशन था, जिसमें कोल्ड फ्यूजन को डालते ही आसपास मौजूद सभी मशीनों की पावर ऑन हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद कूपर को सामने लगे बड़े से मॉनिटर में रॉबर्ट हाउस का वर्चुअल रूप नजर आता है। अब वैसे ये रॉबर्ट हाउस असली रॉबर्ट हाउस था, क्योंकि उसने अपने आप को और अपनी चेतना को हमेशा जिंदा रखने के लिए अपने दिमाग को एक मशीन में अपलोड कर लिया था। कूपर को इस बारे में पहले से पता होता है, क्योंकि दरअसल जब कूपर असली रॉबर्ट हाउस से पहली बार मिला था, उस दौरान रॉबर्ट ने उसे बताया था कि कूपर अपने मिलिट्री के दिनों में जिस रोबोटिक सूट का इस्तेमाल करता था उसे रॉबर्ट ने ही बनाया था और उसने कूपर के सूट में लगे कैमरा की मदद से उस सीन को भी देखा था जब उस आइलैंड पे हुई लड़ाई के दौरान डेथक्लॉ कूपर को कुछ भी करे बिना वहाँ से चुपचाप चला गया था। उसी वजह से रॉबर्ट खुद भी कूपर को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही थी उसके हिसाब से कूपर आगे की दुनिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। मगर क्यों, इस बारे में तो अभी रॉबर्ट हाउस को भी कुछ भी पता नहीं होता। अब वैसे अब तक रॉबर्ट हाउस ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बहुत सारी चीजें पता लगाई थी, जिसमें ये बात भी शामिल थी कि वो चाहे न्यूक्लियर वॉर को रोकने की कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, पर किसी भी हालत में वो न्यूक्लियर वॉर होकर रहेगी। उसी दौरान रॉबर्ट कूपर को अपनी नई टेक्नोलॉजी भी दिखाता है, जिससे वो एक रोबोटिक एंटिटी बनकर हमेशा के लिए जिंदा रह सकता था और चाहता था कि वो आने वाली न्यूक्लियर जंग से इंसानियत को बचा सके। मगर कूपर इस बात पर चिढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जंग की शुरुआत करने वाले लोगों में रॉबर्ट खुद भी शामिल है। इस पर रॉबर्ट उसे समझाता है कि ये इतना ज्यादा आसान नहीं है जितना दिखता है। उसकी पहले की कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया एक महीने बाद खत्म होने वाली थी, पर जब से कूपर ने इस पार्टी में आने का फैसला करा है तब से इस दुनिया के खत्म होने के चांस एक महीने से घट चुके हैं। इसका मतलब साफ था कि कूपर ने अनजाने में अपने फैसलों से इस तबाही की रफ्तार को बढ़ा दिया है। खैर भी बातों ही बातों में कूपर जिक्र करता है कि उसको पूरा यकीन है कि या तो रॉबर्ट खुद या फिर वॉल्टेक कंपनी का कोई बंदा इस दुनिया को खत्म करेगा। इस पर रॉबर्ट उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस दुनिया को खत्म नहीं करना चाहता और उसे पूरी तरह तो नहीं पता, पर उसकी मैथ के हिसाब से इस खेल में कोई ना कोई और भी शामिल है, कोई ऐसा जिसकी किस्मत में दुनिया को तबाह करना लिखा है। और अब तक के सारे इशारे कूपर की पत्नी वेब की तरफ इशारा कर रहे थे। इस पर कूपर उसे पागल कहकर ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से वेब तो बस एक प्यादा थी, जबकि दुनिया को खत्म खुद रॉबर्ट हाउस ही करवाना चाहता था। अब वैसे कूपर ने ये बात बोल तो दी थी, मगर उसने वेब की मीटिंग के दौरान जो बातें सुनी थी उसके हिसाब से कूपर को वेब भी बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए कूपर ऊपर जाकर इतने ज्यादा नशे कर लेता है कि वेब को खुद उसे संभाल कर कमरे तक लेकर जाना पड़ता है, जहाँ पर वैसे तो वेब उसे रिलैक्स करने के लिए कह रही थी, पर कूपर रॉबर्ट और उसकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान था। इसीलिए आखिरकार वो वेब के सामने इस बात का खुलासा कर ही देता है कि उसने वेब की सारी बातों को सुन लिया था और उसे पता है कि दुनिया की इस भयानक अंत के पीछे असली दिमाग वेब का ही है। इसीलिए वो जानना चाहता है कि वेब दुनिया भर में मौजूद 9 अरब लोगों की जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है। तो वेब उसे ठंडे लहजे में जवाब देती है कि अगर वो इस कमान को नहीं संभालती तो कोई और ये काम जरूर करता, और ऐसे में वो लोग वॉल्ट्स में अपनी पक्की जगह को खो देते। लेकिन वेब की ऐसी बातों को सुनने के बाद कूपर को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके सामने वो औरत नहीं खड़ी जिससे वो कभी प्यार करा करता था। अब हालांकि वेब तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही ये सब कर रही थी, मगर कूपर की ऐसी बातों को सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और तब वो फैसला करती है कि वो इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करेगी। इसके लिए वो लिफ्ट में जाने लग गई थी
मगर उसके कुछ करने से पहले ही लिफ्ट में वही साइंटिस्ट आ जाता है जिसने वो कोल्ड फ्यूजन डिवाइस बनाया था। और इसका मतलब सीजन 1 में मरते समय साइंटिस्ट की उम्र खुद भी 200 सालों से ज्यादा थी। फिर अभी वो वेब को चेतावनी देता है कि अगर उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश करी या फिर ऐसे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश करी जिससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो ऐसे में उसका और उसकी फैमिली का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इतना बोलने के बाद साइंटिस्ट वेब से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि असल में वो ये सारी चीजें खुद से नहीं बोलना चाहता था और ये मैसेज उसे वेब तक पहुंचाने के लिए कहा गया था। तभी साइंटिस्ट वेब को ये बात भी बताता है कि उसे अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए किसी भी हालत में बॉम्ब गिराने के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे और उसकी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा और बाद में कोई ना कोई तो ये काम करेगा ही। ये बात सुनने के बाद वेब वापस से डर जाती है और ऐसे ही डर के कारण उसने पिछली बार भी मीटिंग में दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के सामने बोल दिया था कि वो बॉम्ब गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही बातें कूपर ने सुन ली थी और उसे लगा था कि वेब खुद ही बॉम्ब गिराना चाहती है, जबकि वो तो बस एक प्यादा थी। लेकिन ये काम कौन करवाना चाहता था और वोल्टे कंपनी का असली मालिक कौन है, इस बारे में किसी को भी पता नहीं होता। खैर आज घर में जाने के बाद वेब इन सब चीजों के बारे में कूपर को खुद से बता देती है, पर अभी भी वो अपने फैसले को बदलने में हिचक रही थी, जिससे गुस्से में आकर कूपर उसके हाथों को खुद से दूर करते हुए कहता है कि जिस इंसान से उसने प्यार करा था वो कभी भी ऐसा करने का नहीं सोच सकती। इतना बोलने के बाद कूपर गुस्से में वहाँ पर से निकलकर बार की तरफ चला जाता है और इस दौरान उसने सोच लिया था कि वो इन सारी चीजों को खुद से रोकेगा। तभी किस्मत से बार में उसकी नजर हैंक के ऊपर पड़ती है जो ड्रिंक करे जा रहा था और हैंक ने एक ब्रीफ केस को अपने हाथ में हथकड़ी से बंधा हुआ था, जिससे देखने के बाद कूपर को एहसास हो जाता है कि पक्का उस ब्रीफ केस में कुछ तो ऐसा है जिससे ये सब रोका जा सकता है। इसीलिए तब कूपर हैंक को पिला पिला कर इतना बंद कर देता है कि हैंक को होश ही नहीं रहता। और इसके बाद कूपर हैंक को अपने होटल वाली रूम में ले जाकर वहाँ भी उसे एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें कूपर ने बेहोशी वाली दवाई मिला दी थी और उसका असर होते ही हैंक अपने सोफे पर गिरकर गहरी नींद में सो गया था। इसके बाद कूपर उसका ब्रीफ केस खोलता है जिसमें एक अजीब सी पिस्टल मिलती है, जो कि कूपर को तो इस बात की उम्मीद थी कि उस ब्रीफ केस के अंदर कोल्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी होगी। तब उस पिस्टल को देखने के बाद तो कूपर को ये बात समझ ही नहीं आती कि आखिरकार इसका करना क्या है। तभी अचानक वेब कमरे में आकर कूपर को देख लेती है कि वो हैंक को बेहोश करके यहाँ पर लेकर आ गया है। उस दौरान शुरुआत में तो वेब का काफी ज्यादा अजीब रिएक्शन था, पर कुछ देर सोचने के बाद वो कूपर की मदद करने के लिए उस पिस्टल का इस्तेमाल हैंक की गर्दन के पीछे करती है, जहाँ पिस्टल निप को इंजेक्ट करके निकालते ही कोल्ड फ्यूजन डिवाइस कूपर के सामने आ गया था, जिसको देखने के बाद कूपर हैरान रह जाता है। इसके थोड़ी देर बाद कूपर अपने रूम में स्टेफनी को बुलाता है जो कनाडा से आके उस होटल में काम करने लग गई थी और उस दौरान कूपर चाहता था कि स्टेफनी हैंक को ट्रॉली में डालकर किसी ऐसी जगह पर छोड़ाए जहां अगली सुबह उठने के बाद हैंक को इस बात का एहसास भी ना हो कि पिछली रात कूपर उसको अपने कमरे में लेकर आया था। इसके लिए कूपर स्टेफनी को काफी सारे पैसे भी देता है, जिस दौरान स्टेफनी कूपर को पहचानते हुए उससे पूछती भी है कि आखिर किसी को वॉल्ट के अंदर जगह पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब जैसे कि कूपर तो वॉल्ट की सच्चाई जाने के बाद उन चीजों से चिड़ा चिड़ा रहता था, इसीलिए वो इस पर कोई भी सही जवाब न देकर स्टेफनी को हैंक को वहाँ पर से लेकर जाने को कहता है और साथ ही उसे याद भी दिलाता है कि हैंक वॉल्टेक कंपनी में ही काम करता है। ये सुनने के बाद स्टेफनी खुशी खुशी वहाँ पर से हैंक को लेकर चली जाती है और इसके थोड़ी देर बाद कूपर शहर के कांग्रेस वुमेन के साथ एक सीक्रेट मीटिंग करते हुए उसे कोल्ड फ्यूजन डिवाइस के बारे में बताता है जिससे दुनिया को बचाया जा सकता था और वो डिवाइस कूपर बस प्रेसिडेंट के हवाले करना चाहता था और अभी के टाइम पर कांग्रेस वुमेन ही ऐसी है जो उसे प्रेसिडेंट से मिलवा सकती है। तो कांग्रेस वुमेन कूपर को प्रेसिडेंट से मिलवाने के लिए मान जाती है। इसके थोड़ी देर बाद कूपर वो कोल्ड फ्यूजन डिवाइस प्रेसिडेंट से मिलकर उसको दे देता है, जिसने कूपर से वादा करा था कि वो लोग दुनिया को मिलकर साथ में बचाएंगे और अब किसी को मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि कूपर ये सब वेब की मदद से कर पाया था, तो अगले दिन वो वेब के साथ घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर थोड़ी ही देर में हैंक पहुंचकर कूपर को उसकी यादगार रात के लिए शुक्रिया कहता है, क्योंकि लास्ट टाइम हैंक ने कूपर के साथ ही बार में बहुत ज्यादा दारू पी थी और सुबह उठने पर स्टेफनी उसे उसके कमरे में मिली, जिससे हैंक जल्दी ही शादी करने वाला था। अब वैसे आप लोग तो इस बात को समझ गए होंगे कि स्टेफनी हैंक के साथ बस अपनी माँ को दी हुई कसम को पूरा करने के लिए आई होगी। फिर कूपर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहाँ पर से निकल जाता है और उसे पूरा यकीन था कि कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को प्रेसिडेंट के हाथों में देने के बाद खतरा पूरी तरह से टल चुका है। मगर अभी कूपर जिस जगह पर था वहाँ से निकलते समय कूपर जिस भी फोन के पास से गुजरता है वो अचानक एक खौफनाक आवाज में बजने लगता है, जिससे कूपर समझ गया था कि पक्का ये फोन उसके लिए है। अभी उसके रिसीवर को उठाते ही दूसरी तरफ से रॉबर्ट हाउस की आवाज आती है जो कूपर को बताता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर भरोसा करके उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो खुद भी उन्हीं बुरे लोगों में से एक है जो दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो कूपर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, जो देखकर वेब समझ गई थी कि कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। पर अभी जैसे ही कूपर वहाँ पर फोन को रखता है कि तभी अचानक यूएस के सीक्रेट सर्विस वाले उसे आकर घेर लेते हैं और गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाने लग जाते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के डायरेक्ट ऑर्डर पर उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगा था। उस दौरान कूपर वेब से यही कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम इस बात को नहीं बताना कि तुम भी मेरे साथ थी और जो तुम कर रही हो जेनी और खुद को बचाने के लिए वही करो और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगा।
खैर प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट हाउस कूपर का स्वागत करने के बाद उससे बातें करते हुए उसका ध्यान भटकाने लग जाता है ताकि वो अपने पावर सोर्स वाले दरवाजे को लॉक कर सके, जिससे बाद में कोल्ड फ्यूजन डिवाइस उसकी मर्जी के बिना कोई भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि असल में रॉबर्ट के इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए उसे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत थी और इसी वजह से उसने 200 साल पहले भी अपने डमी को उस कोल्ड फ्यूजन डिवाइस को हासिल करने के लिए भेजा था। खैर फिलहाल कूपर पावर सोर्स एरिया के दरवाजे के बंद होने से पहले ही बीच में अपनी बंदूक को फंसा देता है और बंदूक न चलाने के बदले में रॉबर्ट से अपने परिवार के फॉल्ट के बारे में पूछता है। तो उसकी बातें सुनने के बाद रॉबर्ट कूपर को एक हाथ में पहनने वाला वही डिवाइस यानी कि पिप बॉय देता है, जिससे ही कांटेक्ट करते हुए रॉबर्ट कूपर को रास्ता बताने वाला था। क्या इस वक्त तक लूसी भी अपने पिता के पिप बॉय की मदद से मेन कंप्यूटर वाले दरवाजे के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल स्टेशन पर 219 साल पहले के कांग्रेस वुमेन का सर रखा हुआ था, जो कई ट्यूब्स और फ्लूइड के सहारे जिंदा था और चिप से कंट्रोल होने वाले लोगों को दिखाए जाने वाले अच्छे अच्छे सपने उसके ही दिमाग से लिए जाते थे। क्या वहीं शहर से थोड़ा सा दूर सीजर लीजन के लोग उस धमाके में बच गए थे जो कूपर ने फर्स्ट सीजन में करा था। इस तबाही का ही फायदा उठाकर जैसे तैसे उनके नए लीडर लेट्रा ने सीजर की बॉडी को अपने पास मंगवा लिया था, जिसकी जेब में मौजूद पर्ची को वो अपने साथी के साथ देखने लग जाता है। और जैसा कि सबको लगता था कि उस पर्ची के अंदर नए राजा का नाम है, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि उसमें तो ये लिखा हुआ था कि मैं ही आखिरी सीजर हूँ, मैं ही लीजन हूँ और ये सब मुझ पर ही खत्म होता है। मतलब कि मरने से पहले सीजर अपनी पावर को किसी और को नहीं देकर गया, पर जैसा कि लेट्रा किसी भी हालत में उस पावर को चाहता था, इसलिए वो अपने सामने मौजूद उस साथी को जान से मारने के बाद उस कागज के टुकड़े को खा लेता है और खुद सीजर का ताज पहनकर बाहर जाता है, जिससे सबको लगने लग गया था कि सीजर ने मरने से पहले लेट्रा को अपना वारिस चुना है। खैर अभी लेट्रा अपने साथियों के साथ तुरंत ही लॉस वेगस की तरफ जाने का फैसला करता है, क्योंकि लेट्रा उस पूरे एरिया पर कब्जा करके अपने लिए वहाँ पर एक महल बनवाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फ्री साइड के दरवाजे तबाह होने के बाद डेथ क्लॉ वहां पर घुस के कत्लेआम मचाने लग जाते हैं, तो देखकर मैक्स अपने आर्मर के थ्रस्टर का इस्तेमाल करके कुछ डेथ क्लॉज के चीथड़े उड़ा देता है। जिस बीच फ्री साइड में रहने वाले लोग भी अपनी जान बचाने के लिए आसपास की दुकानों में छुपने चले गए थे। इसके बाद जब जैसे ही मैक्स को अपने वेपन सिस्टम का पूरा एक्सेस मिल जाता है, तो उसके लिए उन डेथ क्लॉज को मारना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। मगर जल्दी ही मैक्स के सूट के अंदर गोली बारूद खत्म होने वाला था, जबकि डेथ क्लॉज की तादाद तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे ही वो एक को मारता था, वैसे ही वहाँ पर 2 और पहुँच जाते थे। उसी वजह से अब डेथ क्लॉज मैक्स के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं, जो चीजें दुकान के अंदर बैठे सारे के सारे लोग भी देख रहे थे। मगर यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब दुकान में छुपे हुए सारे लोग इस बात पर सट्टा लगाने लगते हैं कि आर्मर में छुपा ये हीरो और कितने मिनट तक जिंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी उस कांग्रेस वुमेन को हजारों केबल से जुड़ा हुआ देखकर सदमे में आ गई थी, मगर उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जो लोग उसके पिता के कब्जे में अभी हैं, वो लोग तो मेन कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी उसके पिता के कब्जे में ही रहेंगे, पर अभी कुछ समय तक उसके पिता नए बंदों को कंट्रोल नहीं कर सकते। खैर अभी लूसी के कांग्रेस वुमेन के सामने जाते ही कांग्रेस वुमेन टेबल पर लगे स्पीकर की मदद से कहती है कि मुझे जान से मार दो, क्योंकि वही इस दर्दनाक प्रोसेस को रोकने का रास्ता है। कांग्रेस वुमेन की आवाज में भी दर्द बहुत ज्यादा झलक रहा था, जो सुनने के बाद लूसी पहले तो इसके लिए मना कर देती है, लेकिन इसके कुछ सेकंड बाद लूसी एक क्रोबार से कांग्रेस वुमेन का काम तमाम कर देती है, जिससे आसपास लगी सारी मशीन्स बंद हो गई थी। फिर अभी लूसी के बाहर आते ही अचानक से वहाँ पर हैंक भी पहुंच जाता है, जो खुद भी फ्री हो चुका था और अभी वो लूसी के ऊपर भड़का हुआ था, क्योंकि लूसी के कांग्रेस वुमेन को मारने की वजह से हैंक का दुनिया को बदलने का प्रोसेस कई महीने पीछे हो गया था। पर इसके बावजूद भी हैंक को ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि अब तक उसने माइंड कंट्रोल करने वाली चिप को बहुत ही छोटे साइज में बना दिया था, जिसमें सारी के सारी फीचर पहले से थे, जिससे लोगों के ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए उसे कांग्रेस वुमेन के ब्रेन की जरूरत नहीं थी। और अभी के लिए हैंक उस चिप को लूसी की गर्दन पर लगाना चाहता था, ताकि लूसी आगे उसके काम में दखल अंदाजी न कर सके। ये सुनने के बाद लूसी इसके लिए मना करती है, जो देखकर हैंक अपने साथी को ऑर्डर देते हुए लूसी की गर्दन पर जबरदस्ती वो डिवाइस लगाने को कहता है, जिस दौरान लूसी ने उस आदमी के पास में आते ही एक पाइप से उसको बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया था। मगर इसके अगले ही पल वो बंदा खड़ा होकर लूसी का गला बहुत जोर से दबाने लग जाता है। इस दौरान हैंक जबरदस्ती लूसी के वो चिप लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक एक गोली हैंक के साथी के सर के पार निकल जाती है, जो कूपर ने वहाँ पर आकर लूसी को बचाने के लिए चलाई थी। और इसके बाद कूपर हैंक को भी एक गोली मारकर जमीन पर बिठा देता है, लेकिन उसने हैंक को लूसी के लिए जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि कूपर को लग रहा था कि शायद लूसी हैंक की असली हरकतों के बारे में जानने के बाद अब उसे खुद जान से मारना चाहेगी। इस बारे में बताने के बाद कूपर लूसी को एक बंदूक देते हुए अपने परिवार के वॉल्ट की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद लूसी हैंक को जान से न मारकर हैंक की ही चिप को हैंक की गर्दन में लगा देती है, ताकि वो उससे इस प्रोजेक्ट और वोल्टेक कंपनी के असली मकसद के बारे में जान सके। वहीं बाहर डेथ क्लॉज ने मैक्स को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके पास भी गोली बारूद बिल्कुल खत्म हो चुके थे और उसका आर्मर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। तब थेडियस ये सारी चीजें देखकर उसकी मदद करने का फैसला करता है और वो अपने पैरों के अंगूठे से वेपन पकड़कर निशाना लगाता है, लेकिन इसके बाद थेडियस को रिलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। इसी बीच एक डेथ क्लॉ मैक्स के सूट को गले से फाड़कर सड़क पर घसीटना शुरू कर देता है, जिससे आर्मर का ढांचा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और वो किसी भी वक्त टूट सकता था। तब ये बात समझ आते ही मैक्स डेथ क्लॉ के अगले हमले से पहले ही आर्मर से बाहर निकल
जाता है और सड़क पर पड़े एक भाले और एक ढाल को उठाकर डेथ क्लॉ से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता है। तो वो डेथ क्लॉ भी मैक्स के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आने लग गया था, मगर जैसे ही वो मैक्स के ऊपर झपटने वाला होता है कि तभी दूर से आई एक .50 कैलिबर की राइफल की गोली डेथ क्लॉ को ढेर कर देती है। मगर ये थेडियस ने नहीं बल्कि मास्क पहने एक बंदे ने चलाई थी, जो असल में न्यू कैलिफोर्निया रिपब्लिक का हिस्सा था। इसके अगले ही पल वहाँ पर रॉड्री और उसके बहुत सारे साथी पहुंचकर डेथ क्लॉ को खत्म करने में लग जाते हैं और उस दौरान रॉड्री मैक्स के पास आकर उससे कहती है कि वो लूसी को बचाने के लिए जा सकता है और यहाँ पर सारी चीजें वो खुद संभाल लेंगे। वहीं लूसी हैंक के साथ बिल्डिंग के बाहर रोड पर आ जाती है, जिस दौरान हैंक काफी हद तक उसके कंट्रोल में था और उसका रिमोट लूसी के हाथ में था। तब हैंक लूसी को चेतावनी देता है कि सीजर लीजन के लोग लॉस वेगस की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें कोई भी शक नहीं था कि वो रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतारकर इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इस भयानक खतरे के नाम पर वो लूसी से उसको फ्री करने के लिए कहता है, मगर लूसी उसकी बातों को न सुनकर उससे सख्ती से उसके प्लान का असली मकसद पूछती है। तब हैंक उसको बताता है कि असल में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट फॉल्स में नहीं बल्कि सरफेस पर ही हो रहे हैं और पिछले 150 सालों से पूरे वेस्टलैंड में एक ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है और ये कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्हें एक सदी पहले ही इस काम को करने के लिए कहा गया था और वो ऐसे चिप की वजह से आज भी उस काम को शिद्दत से करने में लगे हुए थे। मगर इस एक्सपेरिमेंट में है क्या और ये सब करवा कौन रहा है, इस बात को बताने से पहले ही हैंक अपने पास मौजूद एक मास्टर रिमोट को निकालता है और अपनी सारी याददाश्त इरेज कर देता है। ये देखकर लूसी उसको संभालने की कोशिश करती है, मगर हैंक तो अब उसको पहचानता भी नहीं, जो देखकर लूसी रोने लग जाती है। तभी अचानक से लूसी को मैक्स की आवाज सुनाई देती है, जिसपे लूसी की नजर पड़ते ही लूसी भागकर उसके गले से लग गई थी और उन दोनों को ही अभी के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 32 में जब स्टेफनी को ऑफिस से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता तो वो हैंक का वो पुराना बक्सा खोलती है, जिसमें भी एक मॉडिफाइड पिप बॉय यानी कि हाथ में पहनने वाला वही डिवाइस रखा हुआ था, जिसकी मदद से स्टेफनी किसी इंसान से संपर्क करती है और खुद को हैंक की पत्नी बताते हुए फेज 2 को शुरू करने का हुक्म देती है। उस दौरान ये सिग्नल पहाड़ियों में छुपे एक सीक्रेट लैब में जाता है, जहाँ पर हैंक की फर्स्ट पार्ट की डिटेल रिपोर्ट भी पहुंची थी और नॉर्मन ने मदद के लिए रेडियो पे जो सिग्नल भेजा था वो भी यहीं पर से होकर गया था। इसका मतलब साफ था कि दुनिया में जो भी चल रहा है इन लोगों ने सभी चीजों के ऊपर नजर रखी हुई है। अब वैसे स्टेफनी की कमांड की वजह से उस लैब के बेसमेंट में रखा हुआ एक कंप्यूटर चालू हो जाता है, जिसमें फेज 2 इनिशिएट होने लग गया था। फिर वहीं वोल्टेक की पुरानी बिल्डिंग में कॉकरोच के उस कमरे से जाने के बाद नॉर्मन कमरे में चला जाता है, जहां सब कोई मरा पड़ा था और क्लोडिया की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, पर किस्मत से उसकी सांसें चल रही होती हैं, जो देखकर नॉर्मन तुरंत ही उसे घसीटते हुए बाहर निकालता है और एक पुरानी रेडी पर लाद कर कहीं पर जाने लग जाता है। इधर कूपर भी आखिरकार रॉबर्ट से बातें करते हुए अपने परिवार के क्रायोजेनिक पॉड्स तक पहुंच जाता है, जहां उसके परिवार को होना चाहिए था। मगर जैसे ही कूपर उन क्रायोजेनिक पॉड्स को ऑफ करके देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पॉड्स पूरी तरह से खाली थे। तभी उसे हाउस की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, तुमने उम्मीद पर दांव लगाया और हार गए। तो क्या इसका मतलब उसकी बेटी और बीवी को एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया गया है? रॉबर्ट की बातों को सुनने के बाद कूपर के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि तभी अचानक कूपर की नजर पॉट के नीचे फर्श पर पड़ती है, जहाँ एक पर्ची पर कोलोराडो लिखा हुआ था। असल में काफी समय पहले कूपर ने अपनी फैमिली के साथ कोलोराडो में भी शिफ्ट होने का फैसला करा था। इसी वजह से ये मैसेज कूपर के अंदर एक नई उम्मीद जगा देता है कि उसकी बीवी और बेटी कोलोराडो में हैं। इसीलिए अब कूपर रॉबर्ट का दिया हुआ पिप बॉय उतार कर फेंक देता है और वहाँ पर से निकल जाता है। उस दौरान रॉबर्ट हाउस उसे बार बार बोले जा रहा था कि कूपर को रास्ते में उसकी जरूरत पड़ेगी, मगर कूपर उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अब कूपर के वहाँ पर से निकलने के थोड़ी देर बाद लूसी और मैक्स रॉबर्ट के ऑफिस में आते हैं, जहाँ स्क्रीन पर सिग्नल लॉस्ट लिखा हुआ था और तभी अचानक उन्हें सामने से आ रही लैटरी की पूरी फौज दिखाई देती है, जो लॉस वेगस के लोगों को मारने और वहाँ पर कब्जा करने आ रही थी। लेकिन मैक्स अब लूसी के साथ उन सबसे लड़ने को तैयार था। अब वैसे कूपर अब कोलोराडो की तरफ निकल चुका है, जहाँ उसके परिवार के होने की आखिरी उम्मीद है, और वहीं मैक्स और लूसी सीजर लीजन की फौज का सामना करने के लिए एक साथ खड़े हैं, चाहे अंजाम जो भी हो। पर अभी आगे की कहानी में क्या होगा, इसके बारे में हमें इसके नेक्स्ट सीजन में ही जानने को मिलेगा, क्योंकि इस सीरीज का ये सीजन यहीं पर खत्म होता है और थर्ड सीजन कब रिलीज होगा इसके बारे में कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं आई है। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि न्यूक्लियर वॉर के बाद की ये गर्मी और रेडिएशन तो सिर्फ एक शुरुआत थी, और असल तबाही तो तब शुरू होती है जब इंसान कुदरत को ही बदलने की कोशिश करे और पूरी धरती जलती हुई भट्टी से बदलकर एक जमने वाला नरक बन जाए। अब दुनिया -200 डिग्री टेम्परेचर में जम चुकी है, जहाँ बाहर निकलने का मतलब है कि सिर्फ 7 मिनट में पत्थर बनकर मारे जाना। इस मौत की ठंड में सिर्फ वही जिंदा है जो स्नोपियर्सर नाम की 1001 डब्बों वाली ट्रेन में सफर कर रहा है, और पिछले 6 सालों से वो ट्रेन बिना रुके धरती के चक्कर लगा रही है। वह इस ट्रेन के अंदर भी एक अलग जंग है, अमीर और गरीब के बीच की ऐसी बगावत जो पूरी इंसानियत का नसीब बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या ये स्नोपियर्सर मौत के तूफान को झेल पाएगी या फिर इंसानों की आपसी नफरत इसे पटरी से उतार देगी। स्नोपियर्सर की कहानी जानने के लिए राइट हैंड साइड की वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप लोग स्नोपियर्सर की कहानी को पहले से जानते हो तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक करके फॉल आउट के फर्स्ट सीजन को भी देख सकते हो। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को इसी तरह की साइ-फाई मूवीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।